हिंद नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 5 जून का एक बार इतिहास देख लेते हैं कि 5 जून के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं अपनी होम साइंस की क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं आज क्या है। आज है इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को। ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मनाया गया। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो यह दिन प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ाना है, जैसे समुद्री प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और वन्य जीव अपराध जैसे अवैध शिकार जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। तो ये है पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य। आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी कि आज के दिन क्या है कुछ खास। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ढेर सारा पेड़ लगाया करिए, अपने पर्यावरण की रक्षा हम करेंगे एक एक करके, तो तभी हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। और आप पर्यावरण से ही हम हैं। तो ये तो हमने देख ली आज की हिस्ट्री के बारे में। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप वहाँ से वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास में आज हम करेंगे क्लास 11th, जैसे हमने आपको बताया। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कपड़ा उत्पादन के बारे में। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, पास्ट में हमने जो पढ़ रखा है एक बार उसका रिवीजन लेने से हम दोनों ही पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का, कि प्रीवियस क्लास में आखिर हमने पढ़ा क्या था। तो ये फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 11th का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कपड़े हमारे आसपास, इट मीन्स फैब्रिक अराउंड अस हमने स्टार्ट किया था। देखा था कि फैब्रिक अराउंड अस में हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स रेसे के बारे में, कि रेसे क्या होते हैं और कपड़े से धागा, यानी कि जब कपड़ा बन जाता है उससे एक एक करके धागा कैसे निकाला जाता है। तो ये कपड़े से धागे तक बनने की प्रक्रिया हमने देखी थी। रेशों के गुण के बारे में जाना था। वस्त्र रेशों का वर्गीकरण देखा था, इसमें हमने प्राकृतिक रेशे देखे थे। प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते ये भी हमने देखा था। प्राकृतिक रेशे 4 प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा सेल्यूलोसिक रेशे, दूसरा था प्रोटीन रेशे, थर्ड खनिज रेशे और फोर्थ हमारा जो क्या था प्राकृतिक रबड़। तो ये 4 तरह के हमने प्राकृतिक रेशे देखे थे। और इनके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। विनिर्मित रेशे हमने देखा था। विनिर्मित रेशे बनाने के चरण, इनकी प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में जाना था। विनिर्मित रेशों के प्रकार देखे थे। तो विनिर्मित रेशों के 5 प्रकार देखे थे हमने। कौन कौन से? पहला था हमारा पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशा, दूसरा था अशोधित सेल्यूलोसिक एसिडेट, थर्ड हमने देखा था प्रोटीन रेशे, फोर्थ देखा था गैर सेल्यूलोसिक रेशे। तो ये सारे ही हमने पढ़े थे। और साथ ही साथ फिर सूत के बारे में देखा था। सूत प्रसंस्करण भी हमने पढ़ा था। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया है। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी, आपका रिवीजन आई होप एक बार हो गया होगा। अब चलते हैं हम कपड़ा उत्पादन की तरफ। तो कपड़ा उत्पादन में फ्रेंड्स हम देखते हैं, और आप एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? रेशा पढ़ा, रेशे के गुण देखे,
प्राकृतिक रेशे भी देख लिए, विनिर्मित रेशों के बारे में भी जाना, सूत भी हमने जान लिया कि सूत क्या होता है, सूत प्रसंस्करण भी हमने देख लिया। ये सब देखने के बाद अब देखते हैं कपड़ा उत्पादन क्या है। तो बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध होते हैं। मूल रेशे की मात्रा, कपास, ऊन इत्यादि अथवा सूत के प्रकार के कारण कपड़ों में भिन्नता होती है। कपड़ों को देखकर उनकी संरचनाओं में अंतर किया जा सकता है। कपड़े प्रायः सूत के बने होते हैं, किंतु कुछ कपड़े सीधे रेशे से ही बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जो कपड़े होते हैं जो हमें बाजार से मिलते हैं वो क्या, सूत के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किससे बने होते हैं, प्रायः कपड़े सूत के ही बने होते हैं, किंतु कुछ कपड़े सीधे रेशों से ही बनाए जाते हैं। सीधे रेशों से बनाए जाने वाले कपड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फेल्टस और ब्रांडेड फाइबर। तो देखते हैं फेल्टस और बिना बुने अथवा ब्रांडेड फाइबर वाले कपड़े। ये कपड़े धुनाई और कॉम्बिंग के बाद रेशों को मैट का रूप देकर बनाए जाते हैं तथा फिर उन्हें आसंजित किया जाता है। मैट्स को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, यानी कि आसंजित यानी कि अटैच्ड किया जाता है। फिर मैट्स जो होता है उसको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। अधिकांश कपड़ों के निर्माण में मध्य सूत चरण आवश्यक है। कपड़ा बनाने की विधियां बुनाई, गुथाई और गांठ लगाना है। तो कपड़ा बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, बुनाई, गुथाई और गांठ लगाना। अब कपड़ा बनाने की विधियां हमने देख ली कौन कौन सी, बुनाई, गुथाई और गांठ लगाना। देखते हैं बुनाई यानी कि वीविंग होता क्या है। वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है। प्रारंभ में इसका उपयोग चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने के लिए किया जाता था। बुने हुए कपड़ों में सूत के दो सेटों का प्रयोग किया जाता है, जिसे समकोण पर एक दूसरे में अंतर्ग्रथित किया जाता है, जिससे एक अच्छे कपड़े का निर्माण किया जा सके। यह कार्य करघा मशीनें द्वारा किया जाता है। किन मशीनों द्वारा किया जाता है, तो करघा मशीनों द्वारा किया जाता है। सूत के एक सेट को करघे पर लगाया जाता है, जो बुने जाने वाले कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है। इन्हें ताना सूत यानी कि वापयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताना सूत कहा जाता है। करघे की सहायता से सूतों को एक निर्धारित प्रतिबल और समान दूरी पर रखा जाता है। इसके बाद दूसरे सूत को, जो पूरक सूत यानी कि फिलिंग यार्न है, कपड़ा बनाने के लिए अंतर्गथित यानी कि इंटरलेसिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरलेसिंग किया जाता है। सबसे साधारण इंटरलेसिंग वह है जब पूरक सूत एकांतर रूप में एक पंक्ति में ताना सूत के ऊपर और नीचे से निकालते हैं तथा दूसरी पंक्ति में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। पूरक सूत को ताना सूत की भिन्न संख्या के ऊपर और नीचे एक विनिर्दिष्ट क्रम में निकालकर विभिन्न डिजाइन बनाए जा सकते हैं। ताना और पूरक सूत के लिए विभिन्न रंगों के सूत का उपयोग करने से डिजाइन में अधिक स्पष्टता आती है। कुछ डिजाइनों में अतिरिक्त सूत का प्रयोग किया जाता है। कुछ ताना या पूरक सूत के समांतर चलता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में या तो आप काट सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसकी बनावट और मखमल की तरह हो जाती है। बुने कपड़ों में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुने कपड़ों में सूत की दिशा को तो ग्रेन कहा जाता है। ये आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको ध्यान दिया करिए। ताना सूत लंबाई के ग्रेन अथवा किनारे की ओर जाता है, इसलिए बुने हुए कपड़ों में लंबाई और चौड़ाई का किनारा और बाना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बुने हुए कपड़ों में लंबाई और चौड़ाई को क्या कहा जाता है। जो बुना हुआ कपड़ा होता है उसमें लंबाई को क्या कहते हैं, किनारा यानी कि सेल्वेज, और बाना यानी कि बेफ्ट कहा जाता है। इसमें दो कटे और दो आबद्ध किनारे यानी कि बाउंड साइड्स होते हैं। आबद्ध किनारा ही सेल्वेट है। किनारे की ओर कपड़ा सबसे अधिक मजबूत होता है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये बना रहे हैं। अब ऊन की बुनाई, सूत के एक सेट की इंटरलूपिंग को ऊन की बुनाई कहते हैं। यह सपाट कपड़े के लिए 2 सलाइयों और गोलाकार कपड़े के लिए 4 सलाइयों के उपयोग से हाथ से की जा सकती है। ऊन की बुनाई मशीन द्वारा भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में निटिंग वाली सलाई या मशीन बेड के साथ साथ फंदे डाले जाते हैं। प्रत्येक अगली पंक्ति पिछली पंक्ति के फंदों के साथ इंटरलूपिंग से बनाई जाती है। सामग्री की चौड़ाई के साथ साथ सूत आगे बढ़ता है, इसलिए इसे पूरक अथवा बेफ्ट निटिंग यानी कि
फिलिंग और वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन्हें बनाते हुए आकार दिया जाता है। तो ये देख लीजिए, वेफ्ट निटिंग इस प्रकार की होती है और वार्प निटिंग कैसी दिखती है, या फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाली निटिंग मशीनें बुनाई वाले करघों की तरह होती है। इनमें सूत को सेट मशीन पर फिट किया जाता है, ताना सूत की तरह। कैसे? ताना सूत की तरह इनको फिट किया जाता है। संगत सूत के साथ इंटरलूपिंग की जाती है। इसे ताना यानी कि निटिंग कहते हैं, वार्प निटिंग कहते हैं। इससे सतत लंबाई वाली सामग्री बनाई जा सकती है जिसे काट कर सिला जा सकता है। बुने कपड़े तेजी से बन सकते हैं क्योंकि उनमें फंदे होते हैं, इसलिए उनमें अधिक सुनम्यता यानी कि मोर इलास्टिसिटी होती है और ये चुस्त वस्तुओं जैसे बनियान, अंडरवियर, जुराबों इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। इनमें सरंध्र यानी कि पोर होते हैं जिसे वायु आराम से आ जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, इनमें क्या पोर पाए जाते हैं जिससे हवा आराम से आ जा सकती है। इनमें आराम से घूमा फिरा जा सकता है। ये खेल के दौरान पहने जाने वस्त्रों में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो ये तो हमने देख लिया क्या, ये हमने देखा ऊन की बुनाई। अब देखते हैं गूंथना यानी कि ब्रेडेड फैब्रिक्स देखते हैं। गूंथे कपड़ों यानी कि ब्रेडेड फैब्रिक क्या होते हैं? तो गूंथे कपड़ों की सतह विकर्ण आकृति की होती है। कैसी होती है? विकर्ण आकृति की होती है तथा इन्हें 3 या इससे अधिक सूत को गूंथकर बनाया जाता है जो एक स्थान से शुरू होती है और अंतर ग्रथित होने से पहले समांतर होती है। जूते के फीतों, रस्सियों, तारों के लिए रोधन और झालर जैसी वस्तुओं में बेड़ यानी कि ब्रेड दिखाई देती है। तो ये तो हमने देख लिया क्या, गूंथना। अभी देखिए जाल तथा लेस इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र डाल लीजिए इस पे। जाल से खुले तथा जालीदार कपड़े होते हैं। जाल क्या होते हैं? ये खुले तथा जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में बड़े ज्यामितीय अंतराल यानी कि लार्ज ज्योमेट्रिक इंटरसेटिस होते हैं। इसे हाथ अथवा मशीन द्वारा सूत में गांठ बांधकर क्या किया जाता है? इंटरनॉटिंग बनाया जाता है। लेस क्या है? यह विब्रीय कार्य वाला कपड़ा है जिसमें सूत की जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिजाइन होते हैं। यह सूत बटने, आर पार बुनाई और गांठ बांधने की प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण का उत्पाद है। तो ये आपने देख लिया जाल और लेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, वस्त्र परिष्करण क्या है। वस्त्र परिष्करण के बारे में देखते हैं। बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक या अधिक बार परिष्करण यानी कि फिनिशिंग किया जाता है। परिष्करण का मीनिंग फिनिशिंग। तो बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक या अधिक बार फिनिशिंग किया जाता है और सफ़ेद कपड़ों के अतिरिक्त किसी न किसी रूप में उनमें रंग मिलाया जाता है। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनमें ही रंग नहीं मिलाते, बाकी जितने ही प्रकार के कपड़े होते हैं सभी में रंग मिलाया जाता है। परिष्करण विधि के द्वारा कपड़े का रंग, इसकी बुनावट अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए उसका प्रयोग बदल सकता है। ऐसे परिष्करण जो अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं उन्हें नियमित कहा जाता है। परिष्करण टिकाऊ होते हैं, ये धोने अथवा ड्राई क्लीन करने पर खराब नहीं होते। कार्यों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिष्करण इस प्रकार है। नंबर 1 है रूप रंग में परिवर्तन, सफाई करना, रगड़ना, ब्लीचिंग, सीधा करना और चिकना बनाना, कैलेंडर परिष्कृत करना और टेंटरिंग। दूसरा है बुनावट में परिवर्तन, स्टार्च करना अथवा सरेश लगाना, विशेष कैलेंडर परिष्कृत करना। तीसरा है प्रयोग में परिवर्तन, धोना और पहनना, अस्थायी प्रेस जल विकर्षण यानी कि वाटर रेपेलेंट अथवा जल रोधक, शलभ अमेद्य, अग्निमंदक अथवा अग्निरोधक, सिकुड़न मुक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवेद्य को क्या बोलते हैं तो मोटा प्रूफ, और फ्लेम रेटिडेंट अथवा अग्निरोधक सिकुड़न मुक्त होते। रंगों से परिष्करण देखते किस प्रकार से होता है। रंगों से परिष्करण के बारे में हम देखते हैं। कपड़ों के चयन में रंग एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कपड़ों पर डाई की जाती है। डाई करने की प्रक्रिया रेसे और डाई की रासायनिक प्रकृति और वांछित प्रभाव पर निर्भर करती है। रंगाई का कार्य निम्नलिखित रेसों पर हो सकता है। नंबर 1 है रेसों के स्तर पर। विभिन्न रंगों के सूत अथवा डिजाइन वाले नमदा यानी कि फेल्ट के लिए नमदा भी एक प्रकार का कपड़ा है जो ऊन, बाल, वानस्पतिक रेशों आदि से बना होता है। दूसरा, सूत स्तर पर बुने
सूत स्तर पहला देखा हमने रेशों के स्तर पर, दूसरा क्या है सूत के स्तर पर बुने हुए चेक धारीदार अथवा अन्य बुने हुए पैटर्न के लिए, तीसरा है कपड़े के स्तर पर या पक्की रंग वाली डाई रंग के लिए सर्वाधिक सामान्य विधि है जैसे डिजाइन, रंजन के बाटिक तथा टाई एंड डाई और प्रिंटिंग। तो ये तो हमने देख लिया रंगों से परिष्करण कैसे, फर्स्ट देखा रेशों के स्तर पर, दूसरा सूत स्तर पर, तीसरा हमने देखा कपड़ों के स्तर पर। अब देख लेते हैं छपाई क्या होती। यह डाई रंग करने की सबसे उत्तम अथवा उन्नत विधि है। इसमें रंगों का स्थानीयकृत प्रयोग होता है जो डिजाइन तक ही सीमित होता है। प्रिंटिंग में विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिससे रंग केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही पहुंचता है, इसलिए इससे कपड़ों पर कई रंगों का उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉक स्टेंसिल, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक स्टेंसिल अथवा स्क्रीन जैसे हाथ के उपकरणों द्वारा प्रिंटिंग की जा सकती है और औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग या ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। तो ये तो हमने देख लिया छपाई। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है कपड़े किससे बने होते। क्वेश्चन 2 इंटरलूपिंग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 3 कहता है लैस किस प्रकार का कपड़ा है। और क्वेश्चन 4 कहता है डाई करने की सबसे उन्नत अथवा उत्तम विधि कौन सी है। अब इसी के बारे में हमने पढ़ा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पहले आप वीडियो देखिए देन क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ और देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण रेशे जैसे कपास हो गया, कपास की गुड़ हो गया और लिनन, इसके बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे हमारी कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने देखा बुनाई के बारे में, देखा बुनाई की ऊन की बुनाई कैसे होती है, गुथाई के बारे में देखा, वस्त्र परिष्करण देखा, रंगों से परिष्करण देखा, छपाई के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है और प्रयास किया है आपको समझाने का। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल की यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि शाम को 7 बजे होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।